Good morning, students. So we had completed our fourth chapter. Now we are going to talk about fifth chapter. What is the name of the fifth chapter? The name is coal and petroleum. So basically coal and petroleum ये दो अलग अलग चीज़ें हैं पर कंबाइनली हम इनको क्या कहते हैं? कंबाइनली हम इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ठीक है. Now they are formed as the result of degradation of ancient plant life. I have written in the starting of the chapter only. Please note it down in your book. कोल जो है वो हमें सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है और जो पेट्रोलियम है वो हमें लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है. क्लियर. नाउ कमिंग टू योर बुक. नेचुरल रिसोर्सेज है आपका फर्स्ट टॉपिक. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ऐसी रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय आर नेचर, है ना. ऐसी रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे. सो अमंग्स ऑल द प्लैनेट, हमारे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है विच इज़ नोन टू सपोर्ट लाइफ. तो अगर हम साइंस की अकॉर्डिंग बात करें तो अराउंड 4500 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ वॉज केम इन टू बीइंग. ठीक है. And the first life form that appeared on it around 3500 million years ago. अब वो लाइफ फॉर्म क्या थी? वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था. बट धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता गया चीज़ें और इवॉल्व होती गई और उस इवोल्यूशन से इतनी सारी स्पीशीज़ आज हमारे अर्थ पे हैं. अंडरस्टूड. Now the conditions on the earth that let living things originate and survive here are material like water, soil, air, mineral, etc. which are required by all the living things to survive. जो डिस्टेंस है हमारा अर्थ का और सन का वो भी एकदम सही है. क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, जिसकी वजह से टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है ना. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे हम करते हैं इसके बारे में है. सो बेसिकली आपको पता है कि प्लांट जो है उसको वाटर की, मिनरल की और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑब्टेन इट्स फूड. क्लियर. और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं. तो नेचर से इन सारी चीज़ों को प्लांट ने लिया और यूटिलाइज़ किया. नाउ एनिमल रिक्वायर फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. एनिमल को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की होती है, ऑक्सीजन की होती है टू स्टे अलाइव. दे गेट वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स. हमें वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर बॉडीज से मिलता है. इवन वी ह्यूमन्स ऑल्सो कम अंडर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स ओनली. Like animals, we also need water, air and food. Notably, we use resources of earth in many other ways as well. They are given. So just go through all the 3 points. यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम इन रिसोर्सेज को और कैसे तरीक़ों से यूज़ करते हैं. सो बेसिकली वी यूज़ सॉयल एंड रॉक्स टू बिल्ड हाउसेज, डैम्स एंड रोड. हम मेटल यूज़ करते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन फॉर मेकिंग एरोप्लेन, व्हीकल्स, मशीन, ब्रिजेस. We use fuels like petroleum and natural gas, coal for running machines and cooking food and producing electricity. तो there are various ways जिन तरीक़ों से हम इस natural resources का यूज़ करते हैं. So natural material जो अर्थ पे होती हैं, it is very important for the existence and sustenance of life. और जो they satisfy the conditions of life on earth, they are called natural resources. इन्हें क्या कहते हैं? हम natural resources कहते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट आर लिविंग नेचुरल रिसोर्स. जो एनिमल और प्लांट है वो क्या है? आपकी लिविंग नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि वो लिविंग थिंग है. सॉयल है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या आ गया? आपके नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स हैं. वी गेट दीज नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, सीज, लेक्स, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ रिगार्डेड एज द एटमॉस्फेयर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होंगी दैट विल ईदर नेवर रन आउट और इट विल गेट रिप्लेनिश्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. ऐसी रिसोर्सेज जो या तो कभी ख़त्म नहीं होंगी या ख़त्म होंगी भी तो इनको फिर से रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में बनाया जा सके. ऐसी रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे. जैसे ऑक्सीजन हो गया,
एयर हो गया, ये सब क्या है, हमारी सनलाइट है, ये सब क्या हो गया, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होंगी जिन्हें हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं या उन्हें हम ख़त्म होने के बाद दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ऐसी रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स आर पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, दे ऑल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि हमें ये सब बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हम जिस तरीके से इन्हें यूज़ कर रहे हैं हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। अंडरस्टूड। नाउ there are few non-renewable resources like metal that can be used again and again. These non-renewable resources can be recycled. ठीक है, इन्हें क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करें। नाउ रिसोर्सेज को हम कंजर्व हम तभी कर पाएंगे जब हम उनकी इम्पोर्टेंस समझ सकेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पता है कि ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म होने वाली है और ये बहुत प्रीशियस है। ठीक है, मान लीजिए कोई गोल्ड है ना, और हम उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं और अगर हमें पता चल जाए कि वो गोल्ड कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली हम उसका ध्यान देंगे कि वो ख़त्म ना हो या फिर उसकी हम थोड़ी सी लाइफ को एक्सटेंड कर सकें। वैसे ही अगर हम अपनी रिसोर्सेज को भी समझ लें या हम अपनी रिसोर्सेज को भी देख लें कि ये रिसोर्सेज जो हैं ये आज हमें बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन को क्या ये रिसोर्सेज वही कन्वीनियंस प्रोवाइड कर पाएंगी। सो द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि हम उसे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि वो आज नहीं तो कल इट विल गेट वैनिश्ड ऑफ, है ना, वो ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे। और वो जब ख़त्म होंगी तो ऑब्वियसली हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारी फ्यूचर जनरेशन को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। जो भी ऐसी रिसोर्सेज हैं दैट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। वी शुड कंजर्व दैट रिसोर्स ताकि हम उनका जो है प्रॉपर यूज़ कर सकें और हमारे बाद के लोग भी उसका प्रॉपर यूज़ कर सकें। अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या है आपका, फ्यूल कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ लॉक्ड विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल एक तरह का मटेरियल है जिसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज़ लॉक्ड विद इन द केमिकल बॉन्ड। तो फ्यूल के अंदर जो केमिकल बॉन्ड होता है उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉक्ड होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, हम फ्यूल कहते हैं। A large part of this energy is released as heat when they get burned. This forms the basis of their use as fuel. अब जो इनका लार्ज पार्ट है वो कैसे रिलीज हो जाता है, इट इज़ रिलीज एज हीट when they are burned और this forms the basis of their use as fuel. Either as a free element or in combined state, all fuels contain carbon. अब हम फ्यूल्स की बात करें तो चाहे वो कंबाइंड स्टेट में हो या फ्री स्टेट में हो, वो क्या करती हैं, वो कार्बन कंटेन करती हैं, उनके अंदर कार्बन होता है। और कंबाइन और फ्री स्टेट आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स मैंने आपको बता ही दिया कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये सब क्या है, नेचुरली फॉर्म होती हैं बाय द रिमेन्स ऑफ द डेड, बाय द फॉर्म ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। कोल्स जो है टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म इनसाइड द अर्थ फ्रॉम डेड प्लांट्स. नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर formed फ्रॉम डेड सी एंड एनिमल. दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. तो ये सारे प्रोसेस को कितना टाइम लग जाता है? ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगता है इनको बनने के लिए. Now, all the animals and plant eventually extract their energy from sun. So, the energy of fossil fuel is also indirectly extracted from the sun. So, जो fossil fuels है वो basically plant और animal से बन रहा है. तो plant और animal जो हम वो energy कहाँ से लेते हैं? It extract the energy from sun. तो directly और indirectly जो fossil fuel है it also gets energy from the sun only. There are many sources of energy, पर जो fossil fuel it is the most important source of energy since they give off light and heat on burning and are concentrated stores of energy. The heat can be used to run engines like automobile engines or to cook food. It is also
यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर हाउसेज। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज हियर इज़ कोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन फ्यूल जो यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ कोल। कोल क्या है? कोल एक आपका सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म with the decay and decomposition of dead and remains of the forest। ठीक है, फॉरेस्ट के डेड एंड रिमेन्स या फिर प्लांट के डेड और रिमेन से ये कोल बनता है। ये सॉलिड होता है, ब्लैक कलर का होता है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन बर्निंग, है ना। सो कमिंग टू द सेकेंड पैरा, लास्ट थर्ड लाइन, this process continued for 100 years. The high pressure and high temperature inside the earth gradually converted and buried vegetation into coal. The process of conversion wood into coal in the absence of air is called carbonization। तो carbonization क्या है? जब वुड का कोल में कन्वर्जन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या कहा गया है? कार्बनाइजेशन कहा गया है। प्लीज़ अंडरलाइन इट। So the coal formed in much depth contained more carbon and less moisture. This period of time during which coal formation took place is known as कार्बोनिफेरस एज। क्या कहा गया है इसे? कार्बोनिफेरस एज कहा गया है। इस पीरियड को कार्बोनिफेरस एज कहा गया है। प्लीज़ अंडरलाइन इट। सो ये जो मेन हाईलाइटेड वर्ड आपको दिख रहे हैं, बेसिकली दीज आर द मेन क्वेश्चंस फॉर योर 1 मार्क। दीज आर द मेन पॉइंट्स फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1 मार्क में ही आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सो कोल इज़ चीफली मेड ऑफ कार्बन। कोल किसका बना होता है? कार्बन का बनना होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एज वेल एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 आर प्रेजेंट इन इट। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कोल। they do not have equal carbon content in them। so इनका equal carbon content नहीं होता है as it is given over here। ठीक है, तो यहाँ पे 3 points are given over here। just go through the 3 points। after that, coal जो है it mainly produces carbon dioxide when it is heated and that carbon dioxide is used by the plant। coal is widely used in thermal power plant to produce electricity। it is used as domestic and industrial fuels। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं हम इसका? एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव कोल माइंस, हाउएवर दे आर मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो इतनी स्टेट्स में ये ईजिली अवेलेबल होता है या पाया जाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल जो है वो स्ट्रांगली हीट किया जाता है अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इट यील्ड्स डिफरेंट यूजफुल इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। दीज प्रोडक्ट आर, अब इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या है? कोक, कोल गैस, कोल गैस, कोल तार, एल्युमिनियम कंपाउंड। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं। कोक क्या है? कोक जो है ये ऑब्टेन किया जाता है बाय डिस्टिलेशन ऑफ बाइटम्यूनियस वेराइटी ऑफ कोल। ये क्या होता है? ये ब्लैक इन कलर होता है, टफ होता है और पोरस होता है। ये क्लीन फ्यूल बनाता है और डिस्टिलेशन में, ड्यूरिंग डिस्टिलेशन जो ज़्यादातर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि गैस हो गया, टार्स हो गया और मॉइस्चर एस्केप हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एस्केप हो जाती हैं। इट इज़ यूज्ड इन टेकिंग आउट ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इन ब्लास्ट फर्नेस एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बाई बेसमेयर प्रोसेस। ठीक है, एक बेसमेयर प्रोसेस करके एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से क्या किया जाता है? बेसिकली स्टील का मैन्युफैक्चर किया जाता है। कोल गैस, नेक्स्ट टॉपिक इज कोल गैस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस। It was earlier used for lighting and cooking, but it is now not much used now। कोल गैस का जो यूज़ है ये पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था, बट नाउ डेज इट इज़ नॉट यूज एज दैट मच और इन दैट मच क्वांटिटी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और अदर गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, कोल तार क्या है? ये थिक ब्लैक सब्सटेंस होता है, लिक्विड मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड विच स्मेल्स ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं ना, कुछ उनके तरह उसकी स्मेल होती है। डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार यील्ड्स सेवरल फ्रैक्शन दैट इंक्लूड्स टोलुइन, ज़ाइलिन, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन एक्सेट्रा। तो कोल तार का जो डिस्टिलेशन होता है उसमें से क्या हमें मिलता है?
It yields several fractions that include toluene, xylene, benzene, naphthalene, anthracene etc. तो ये सब मटेरियल हमें उसमें से ऑब्टेन होते हैं. नेक्स्ट इज अमोनियम कंपाउंड. अमोनियम क्या है? इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के दौरान ही ऑब्टेन किया जाता है. दे गिव अमोनिकल लिक्वर व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. अमोनिकल लिक्वर ये प्रोड्यूस करता है व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर. क्लियर? सो इट वाज योर ऑल अबाउट कोल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है विद द अदर नंबर या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल्स वेरिंग फ्रॉम वन अनदर देन 100. ठीक है, तो ये पेट्रोलियम जो है ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है विद अदर कार्बन एटम्स. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर सेग्रीगेटेड एंड यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज. देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज़ फ्यूल. सो बेसिकली इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है? टू ऑब्टेन फ्यूल. हमें इसमें से फ्यूल को ऑब्टेन करना होता है. दैट इज़ वाई हमें पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट होती है. केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, दीज आर द सम फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम से हमें, क्योंकि पेट्रोलियम मैंने आपको बताया था लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है, तो आप ये देख सकते हो केरोसिन ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में होगा. डीजल भी आपको लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है. पेट्रोल भी आपको लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है. तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? वी ऑब्टेन दीज थिंग्स फ्रॉम द पेट्रोलियम. ओरिजिन. अब इसका ओरिजिन कहाँ से है? अब बेसिकली ये माना जाता है कि इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. इट इज़ मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इनसाइड द सी एट दैट टाइम. द बॉडीज ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म सेटल एट द सी बेड व्हेन दे डाइड. And their bodies get covered with sand and clay. Pressure and heat change the dead organism into petroleum hydrocarbon over millions of years. तो ऐसा माना गया है कि बहुत मिलियंस ईयर्स पहले, मतलब बहुत सालों पहले, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड और रिमेन्स थे वो जो कवर हो गए जब सैंड और क्ले से, तो उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा और जो हीट पड़ी वो क्या की? वो चेंज की डेड ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स में ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब लगभग कई सालों में उसको पेट्रोलियम में चेंज किया. तो दैट मीन्स वो लिविंग थिंग से पेट्रोलियम बन गया. अब इसका ऑकरेंस कैसे हुआ? तो जो फर्स्ट ऑयल वेल था वो इट वाज डग्ड इन USA इन 1859. ठीक है, इंडिया में ऑयल वाज फर्स्ट स्ट्रक्ड इन मैकोम इन आसाम में पाया गया 1867 में. इन इंडिया ऑयल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ऑयल वेल्स इन गुजरात, असम, बॉम्बे, हाई एक्सेट्रा. नेचुरल गैसेज एंड पेट्रोलियम आर यूजुअली फाउंड टुगेदर एज लार्ज डिपॉजिट डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अब हमें ऑकरेंस पता चल गया, ओरिजिन पता चल गया, पेट्रोलियम क्या है वो पता चल गया. तो अब हम उसका रिफाइनिंग भी तो करेंगे. जिस फॉर्म में हमें यूज़ करना है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट भी तो करेंगे. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस इन विच क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस है जिससे कि जो उसका रिफाइनिंग की जा रही है उसको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया जा रहा है. तो यहाँ पे आप रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम देख रहे होगे डायग्राम में. तो जो कंपोनेंट्स हैं दे आर रिगार्डेड एज अ फ्रैक्शन इन दिस मेथड. एक ट्यूबुलर फर्नेस होता है एट 400 डिग्री सेल्सियस. क्रूड ऑयल जो होता है वेपराइज्ड होता है एंड देन द वेपर आर पास्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. उसके वेपर को लॉन्ग कॉलम्स में, दैट मीन्स लॉन्ग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको पास किया जाता है. द हाईएस्ट बॉइलिंग फ्रैक्शन कंडेंस नियर द लोअर पार्ट ऑफ द कॉलम. जो हाईएस्ट बॉइलिंग फ्रैक्शन होता है वो नीचे लोअर पार्ट में कंडेंस होता है ऑफ द लोअर कॉलम, वाइल इन द फ्रैक्शनिंग कॉलम द लो बॉइलिंग फ्रैक्शन कंडेंस एट डिफरेंट हाइट. और इनको डिफरेंट हाइट्स पे कंडेंस किया जाता है. द अनकंडेंस गैस एक्सकेप थ्रू एन आउटलेट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द कॉलम. जो अनकंडेंस गैस होती है वो एक्सकेप कर जाती है एक आउटलेट से जो कि टॉप पे सिचुएटेड होता है कॉलम के. और इस रिफाइनिंग के दौरान जो वेरियस फ्रैक्शन होता है पेट्रोलियम का वो ऑब्टेन होता है. और इनका यूज़ जो है वो टेबल में आपको दिया हुआ है. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द टेबल एंड गो थ्रू द डायग्राम ऑल्सो very carefully. ठीक है, coming to the next topic. What is the next topic? Next topic is natural
गैस। तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस बेसिकली मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब चीज़ों के स्मॉल प्रपोर्शन से बनता है। सो मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब क्या है? दीज ऑल आर गैसेस। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग साइड पेट्रोलियम इन रिजर्वॉयर्स अंडरग्राउंड एंड इट इज़ स्टोर अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस एज कंप्रेस नेचुरल गैस। सो इनको भी पेट्रोलियम के लॉन्ग साइड फाउंड किया जाता है इन द रिजर्वॉयर्स अंडर द ग्राउंड। और इनको कैसे स्टोर किया जाता है? इनको स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड दे आर कॉल्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज़ CNG। तो आजकल आपने देखा होगा कि जो भी व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो आजकल व्हीकल्स न्यूली लॉन्च्ड व्हीकल्स जो हैं, दे ऑल आर CNG व्हीकल्स, है ना। क्योंकि जो CNG है ये इट डज़ नॉट प्रोवाइड harm to the environment when compared to petrol and diesel. Natural gas is used in power generation, cooking, heating, motor vehicle and to produce nitrogen for the fertilizer. It is also used in manufacturing numbers of chemicals, fabrics, plastic and paints. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, जैसलमेर एंड गोदावरी कृष्णा डेल्टाज आर द प्लेसेस वेयर नेचुरल गैस वेल्स हैव बीन फाउंड। तो ये इन सारी प्लेसेस पे, दैट इज़ महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, जैसलमेर, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टाज आर द प्लेसेस जहाँ पे नेचुरल गैसेस के वेल्स को फाउंड किया गया है। अब यहाँ पे एडवांटेजेस दी गई हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस की एडवांटेजेस क्या हैं? नेचुरल गैस हैज़ मैनी एडवांटेजेस एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूल। दीज आर एज फॉलोज। ये एक आइडियल ऑटोमोबाइल फ्यूल है इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि इट डज़ नॉट प्रोवाइड दैट मच हार्म टू द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल लोकल बसेज ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दैट इज़ DTC बस जो हैं उसमें बेसिकली CNG यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल एंड कॉजेज लेस पोल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया कि लेस पोल्यूशन कॉज करता है, एज वेल एज ये फ्यूल जो है इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। सो ये पाइपलाइन से ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नाउ इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है इट इज़ वेरी हायर देन अदर फ्यूल्स। इट्स बाई प्रोडक्ट आर नॉट वेरी डेंजरस। और इसका जो बाई प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इसको यूज़ करने के बाद जो प्रोडक्ट बच जाता है, जो भी रेसिड्यू बच जाता है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड नेचुरल गैस व्हेन या फिर गुड नेचुरल रिसोर्स व्हेन कंपेयर टू अदर थिंग्स, है ना। Now the next topic is energy and technological development. With the अब यहाँ पे एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। तो जो भी एनर्जी हमें मिल रही है, हम उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम वेरियस जैसे जैसे टाइम पास होता गया है, वेरियस चीज़ें इवॉल्व हुई हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं और आजकल। और जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, हम उससे जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है हमें, उस एनर्जी का हम उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में आपके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो जस्ट गो थ्रू द पैरा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, that para is very easy. Just go through the para and still if you are facing any confusion you can ask. So I'll start the next para, that is preventing energy crisis. तो अब हम एनर्जी क्राइसिस, जो एनर्जी की क्राइसिस हो रही हैं, जो भी हमें फ्यूल्स मिल रहा है उसकी जो क्राइसिस हो रही है, उसे कैसे हम फेस करेंगे या प्रिवेंट करेंगे। तो पहली बात तो हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए। जो भी एनर्जीज़ हमें प्रोवाइड हो रही हैं, अवेलेबल हैं, हमें उसका वाइजली यूज़ करना चाहिए। हमें अननेसेसरली उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड यूज़ दैट थिंग इन अ एनर्जी एफिशिएंट मेथड। सेविंग एनर्जी, हम एनर्जी को कैसे सेव करें। यूजिंग रूम हीटर्स, गीज़र्स, एयर कंडीशनर, कूलर्स, ये सब चीज़ें हमें तभी यूज़ करनी चाहिए जब हमें इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। अनटिल अनलेस हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। वी शुड स्विच ऑफ ऑल दीज अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। इवन वी शुड स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स, फैंस एंड एवरीथिंग व्हेन विल मूव आउट ऑफ द रूम। तो इससे क्या होगा, एनर्जी की सेविंग होगी। रिड्यूसिंग द फ्लेम ऑफ द गैस व्हेन कुकिंग, गैस की फ्लेम को रिड्यूस कर दें। अगर हम मीडियम पे कर दें फ्लेम को वाइल कुकिंग, तो बहुत ज़्यादा जो फ्लेम होती है उसकी वो बच जाएगी, और जिससे कि जो गैस है वो हमारी कंजर्व हो जाएगी और बच जाएगी। स्विचिंग ऑफ फैंस, टेलीविज़न, आयरन एक्सेट्रा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यूजिंग एनर्जी सेविंग मूड, अब एनर्जी सेविंग मूड के लिए देयर आर वेरियस थिंग्स जो आजकल आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं।
मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे कि क्या हो रहा है, एनर्जी सेविंग हो रही है, विच यू नो वेरी वेल। फॉर एग्जांपल CFLs, LEDs और ट्यूबलाइट्स जो आ रही हैं आजकल, दे आर ऑफ एनर्जी सेविंग। इवन रेफ्रिजरेटर है आपका, एयर कंडीशनर्स है, ये सब क्या हो रहा है, आपके एनर्जी सेविंग अप्लाइंसेस हो गए हैं आजकल, और ये एनर्जी को सेव करके आपको आपकी कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड। वी शुड यूज़ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी कुकिंग का प्रोसेस हो जाता है व्हेन कंपेयर टू अदर यूटेंसिल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर ओन व्हीकल, और वी शुड वॉक फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, और वी शुड यूज़ साइकिलिंग मेथड फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। सो ये सब क्या करेगा, ये सब आपके जो हैं वो एनर्जी को सेव करेगा। कुकिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी कैन सोक द पल्सेस और वी कैन सोक द राइस। कुछ टाइम पहले से, खाना बनाने के पहले कुछ वक्त पहले से अगर हम इनको सोक कर दें तो इनका जो कुकिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, और इससे क्या होता है, आपकी जो LPG गैस है उसका कंजर्वेशन हो जाता है। क्लियर। सो देयर आर द टू मेन एडवांटेज ऑफ एनर्जी यूजिंग एनर्जी जुडिशली। तो क्या क्या एडवांटेज है, इट पोस्टपोन एनर्जी क्राइसिस को पोस्टपोन कर रहा है ये, मतलब थोड़ा सा डिले कर देगा। इट गिव्स अ साइंटिस्ट मोर टाइम टू डेवलप मोर इनोवेटिव वेज टू सेव एनर्जी। अब टाइम डिले होगा तो हमारे जो साइंटिस्ट इसको इन्वेंट करने में लगे या डेवलप करने में लगे हुए हैं, उनको थोड़ा सा और वक्त मिल जाएगा इसको इनोवेटिव वे में इन्वेंट करने का। अंडरस्टूड। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब हम फॉसिल फ्यूल का कंजर्वेशन कैसे करें। सो जो इंडिया है, इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी क्रूशल क्राइसिस व्हेन इट कम्स टू फॉसिल फ्यूल। ओनली 30% ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इट प्रोड्यूसेस ओनली 30% ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्ट्स द रिमेनिंग 70% टू अदर कंट्रीज़। जो प्रोड्यूस हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स, उसमें से 70% आपका इम्पोर्ट हो रहा है और 30% और द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इम्पोर्ट्स द रिमेनिंग 70% ऑफ टू द अदर कंट्रीज़। बाकी का अदर कंट्रीज़ को दे दिया जा रहा है। सो द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज सच एज पेट्रोलियम एंड कोल विल बी फिनिश सून। सो इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम वाइजली, तो अगर हम इसको वाइजली यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम इसको प्रॉपर वे में एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स के तरीके से अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, तो आज नहीं तो कल ये जाहिर सी बात है ये ख़त्म हो जाएगा, और आगे आने वाले वक्त में, आगे आने वाले टाइम में हमें ही बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, जिसके वजह से हमें फॉसिल फ्यूल का कंजर्वेशन करना चाहिए। सो अनलाइक फॉसिल फ्यूल, बायोगैस इज़ नॉट ओनली चीप बट ऑल्सो कन्वीनियंट फ्यूल फॉर रूरल पीपल। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट। तो यहाँ पे एक बायोगैस है जो कि एक नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस की जा रही है। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द गार्बेज, कैटल डंग एंड ह्यूमन वेस्ट एंड यूजिंग सम अदर मटेरियल्स ऑल्सो। और जो इनका यूज़ है वो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर करते हैं, और इसका वेस्टेज भी नहीं होता है, एज वेल एज इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ बायोमास टू डिराइव प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस हैज़ इंक्रीज विद प्रोग्रेस इन बायोटेक्नोलॉजी। इसका धीरे धीरे यूज़ बढ़ रहा है विद द प्रोग्रेस इन बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, और जो रूरल एरियाज़ में ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं तो उसका बेनिफिट ही देखा जा रहा है इंस्टेड ऑफ any harmful effect. ठीक है, that is why we should encourage the use of biogas when it comes to fossil fuels. So this was your chapter of coal and petroleum. Hope you have understood the chapter. Still, if you are facing any confusion, you can ask.